मैंने ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जो अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 75,000 दिरहम महीने के कमा रहे हैं और वो उस तरह से सेव नहीं कर पा रहे या इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बस हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। तो वली भाई, मेरे जो ऑडियंस हैं वो उनको आप गाइड करें हम्म। कि जो जॉब कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो बंदे वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि जो बच्चे यहाँ जॉब कर रहे हैं जिनकी सैलरी 1200-1500 दिरहम है, वो कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, वो क्या वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ज़ुहैब भाई, बात यह है कि एक तो ये कि जिसकी सैलरी कम है और वाकई कम है, 1200-1500 दिरहम, वो वाकई कम है। तो अगर उन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उनका टोटल ख़र्चा अब इस तरह से हो रहा है कि उनमें से वो पैसे बचा रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स हम सिर्फ जब कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, और अगर किसी के पास नहीं बन पा रहे वो बहुत सारे पैसे, तो वो कभी टाइम आएगा ही नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सकें। और दूसरा मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट जो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें, वो ज़्यादातर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स जाते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, जो कि सिर्फ एक तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। हम यूएई में रहते हैं तो अगर यूएई में देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं लोगों को इनकरेज करता हूं कि इवन पाकिस्तान के अंदर भी आप इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, सीखें उस चीज़ को। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूं कि जब मैं पाकिस्तान के अंदर था, मैंने 2008 के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसके बाद एकदम से मार्केट क्रैश हो गई। मुझे लगा कि यार इस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, ये तो बेकार का काम है, सिर्फ और सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं। लेकिन जब मैं और फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टॉक मार्केट में पैसे ज़ाया किए, वो 2012 में किए जब मैंने यूएस की स्टॉक मार्केट में दोबारा से इन्वेस्ट किया। उस वक्त दोबारा से जब क्रैश की मार्केट यूएस की, तो मुझे फिर दोबारा से हुआ कि यार नहीं, गलत कर दिया मैंने, ये स्टॉक मार्केट करने ही की ज़रूरत नहीं है। फिर डाउन द लाइन 2020 तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन इस बीच में मैं पढ़ ज़रूर रहा था। अब अगर आप सोचें कि 2008 में जब मैंने पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पर मैं उसको कंटिन्यू रखता और मैं उसको सीखता रहता, तो वो 2012 वाला नुकसान होता, ऑलमोस्ट $8,000 का नुकसान हुआ था ना। वो नुकसान होता और मैं फिर उसको कंटिन्यू करके आज अगर मैं देखूं तो वो मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को देखूं तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो चुकी होती और अच्छी खासी ग्रो हो चुकी होती। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रो होती, मेरी नॉलेज भी बढ़ चुकी होती, मेरी जो टोटल एक्यूमेन है, जो मुझे समझ में आ रहा है फाइनेंस के बारे में, अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता तो वो बढ़ चुका होता। कम पैसों में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास पैसे तो कम है लेकिन आपके पास नॉलेज तो गेन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्ट करें। अब वो बहुत सारी लोग आ जाते हैं उसके अंदर के हलाल और नॉन कन्वेंशनल जो बैंक्स वाले सिस्टम होता है उसके अंदर। तो अब क्योंकि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं, शरिया कंप्लाइंट बैंक्स आ चुके हैं, तो उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इन्वेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको प्रॉब्लम है प्रॉफिट्स के थ्रू जो कि बैंक्स के थ्रू मिल रहे हैं प्रॉफिट्स, अगर प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ आप प्रॉफिट ज़रूर लें। आप बग़ैर सवाब की नीयत से उसको चैरिटी कर दें। अगर आपको नहीं लेना ना लें, लेकिन चैरिटी कर दें, क्योंकि अगर आप उस सिस्टम में जाएंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो फिर आप उसके अंदर बैंक का फ़ायदा कर रहे होंगे। किसी और का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा और बैंक का फ़ायदा होगा। तो एटलीस्ट उसको लें और दूसरों को जो अगर मैं कहता हूँ सवाब की नीयत से भी ना करें, उसको वैसे ही कर दें। और ये तो बात हो गई बाय द वे जो फिक्स इनकम की बात हो रही थी। लेकिन जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट होती है, अब आप ये सोचें, हम हमेशा बात करते हैं यूएस की स्टॉक्स की। यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। हम एप्पल की बात करते हैं, अमेज़ॉन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक मार्केट जिनके स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लोगों को नहीं पता होता कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अगर 25 या 20 साल के ऊपर देखें तो उसने यूएस की स्टॉक मार्केट को बीट किया है। अच्छा। और ना सिर्फ रुपी टर्म के अंदर, डॉलर टर्म्स के अंदर बीट किया है। तो अगर किसी ने 2000 के अंदर फर्ज करें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इक्विवेलेंट $1,000 इन्वेस्ट किए होते, मुझे नहीं पता कि कितने का डॉलर था उस टाइम पे, लेकिन मैं डॉलर की बात करूँ, $1,000 इन्वेस्ट किए होते और वही पैसे यूएस की स्टॉक मार्केट में डाले होते, तो इस वक्त वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, हम जब बात करते हैं रिटर्न्स की, तो मैं इस वक्त ETFs की बात कर रहा हूँ या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स की बात कर रहा हूँ। ये वो फंड्स होते हैं जो कि टोटल स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप एप्पल में इन्वेस्ट कर दें या अमेजॉन में इन्वेस्ट कर दें या फिर पाकिस्तान के अंदर आप फर्ज करें लकी मोटर्स में इन्वेस्ट कर दें, किसी भी स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि ब्रॉड मार्केट फंड्स होते हैं या ETFs होते हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें।
अब इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने ETF में इन्वेस्ट किया, आपका जो टोटल $1000 हैं वो एक स्टॉक में नहीं जा रहे, जी, आपके सारी की सारी कंपनीज़ या टॉप 100 कंपनीज़ या टॉप 500 कंपनीज़ उसके अंदर वो पैसे जा रहे हैं। ओके, जब आप इस तरह से करेंगे तो आप अपना रिस्क भी ख़त्म करेंगे और आप एक पर्टिकुलर, अब इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने 2000 के अंदर नोकिया बहुत अच्छा एक ब्रांड था, सही है, 2010 में ब्लैकबेरी बहुत अच्छा ब्रांड था, सही, मोटरोला एक ज़माने में बहुत अच्छा ब्रांड था, इंटेल एक ज़माने में हम लोग जब छोटे थे या जवान हो रहे थे उस टाइम पर जो कंप्यूटर लेते थे तो हमें पता था कि इंटेल का प्रोसेसर लेना है और ये सारी चीज़ें। राइट, आज इन सारी कंपनीज़ के बहुत सारे टर्म्स के अंदर नामो निशान नहीं है। नामो निशान तो खैर है, इंटेल अभी भी है, नोकिया अभी भी है, मोटोरोला श्रिंक हो अभी भी चुके है, हैं, श्रिंक हो चुकी है। एट द सेम टाइम एप्पल उस टाइम पर नहीं था। उसी तरह से सैमसंग उस टाइम पर नहीं था। अब वो कंपनीज़ बढ़ चुकी हैं। सही, इंडेक्स फंड्स या ETFs लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने टॉप 100 कंपनीज़ का इंडेक्स फ़ंड ले लिया या टॉप 500 कंपनीज़ का जो फ़ंड है वो ले लिया, आज अगर एप्पल टॉप में है तो आप उस कंपनी के स्टॉक्स आपके ओनरशिप में आएंगे। 10 साल बाद एप्पल नहीं होती है, कोई और कंपनी आ जाती है, तो फिर उस टाइम पर उस कंपनी के स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में होंगे। तो इंडेक्स फंड या जो इस तरह की ETFs हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि आपका रिस्क ख़त्म हो जाता है। ओके, आपको ये नहीं फ़िक्र करने की ज़रूरत होती कि आप किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, किस कंपनी राइट, में ना करें। राइट, तो ये तो स्टॉक मार्केट का एक जनरल वो है कि आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप रियल एस्टेट के अंदर ज़ाहिर सी बात है जिसका 1500 दिरहम फीस आई मीन सैलरी है, वो क्या रियल एस्टेट लेगा, वो उसमें अपना क्या खर्चा निकालेगा और क्या रियल एस्टेट लेगा। मैं कहता हूँ वो 100 दिरहम्स 200 दिरहम्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दे और उसको देखे कि कैसे ग्रो हो रहा है। ऑनलाइन लगेगा ये सारा ये पैसा? सब कुछ ऑनलाइन होगा। ओके, अच्छा, इसके अंदर भी ये होता है कि बैंक अकाउंट लाजमी है। अगर आपकी 1500 दिरहम भी आपकी सैलरी है तो पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट ज़रूर खोलें। और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था लास्ट गवर्नमेंट का, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट का था, यस, और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसी के थ्रू आप अपना जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर सकते रोशन डिजिटल अकाउंट का सबसे बड़ा पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा ये है कि वो जो अकाउंट खुलता है वो होता तो पाकिस्तान के अंदर है, हैं, राइट, लेकिन अगर आप चाहें तो उन पैसों को जिस वक्त भी आप चाहें वो बाहर से वापस मंगवा सकते हैं, इनके पाकिस्तान से वापस दुबई मंगवा सकते हैं। यस, करेक्ट, मैंने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ भी है ये। यस, यस, अच्छा, मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो भी काम करें रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करें। ओके, उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको, जो पाकिस्तान में बहुत अब इशू बन गया है कि टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है, राइट, तो आपको कोई टैक्स फाइलिंग नहीं करनी पड़ती। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो पैसे भी होंगे इसका वो मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी आप है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके जो भी पैसे उसके अंदर पड़े हुए हैं, जब तक कि उस अकाउंट के परव्यू के अंदर है, आपको कोई टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये, वेरी बिग एडवांटेज है, बहुत बड़ा, मतलब मुझे तो अब दुबई में रहते हुए हमें टैक्स का तो अब वो चक्कर ही ख़त्म हो गया ना, अब टैक्स है ही आहिस्ता नहीं। आहिस्ता हम आ रहे हैं हम अब अभी भी पर्सनल टैक्स नहीं है, यस, तब यस, इनकम टैक्स नहीं है अभी, लेकिन हमें तो अभी उस तरह के आइडियाज़ नहीं है। राइट, ऑफ कोर्स जब आप उस सिस्टम में जाते हैं तो आपको समझना पड़ता है। तो सही, एक तो ये कि आपको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो टैक्स फाइल करते हैं आप। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जितने भी पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, राइट, एक स्पेसिफिक रूट है कि आप रियल एस्टेट में अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और अगर उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, वो पैसे दोबारा वापस मंगवा सकते हैं। ओके, लेकिन ये उस वक्त कंडीशन में ही होगा जब आप पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भेजेंगे और उसके थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आप पैसे वापस मंगवा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे जब आप उसमें भेजेंगे अकाउंट के अंदर और उसके थ्रू ब्रोकर अकाउंट खोलेंगे और उसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसे डिविडेंड जो आते हैं, डिविडेंड्स के बारे में बात करता हूँ, लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी टाइम पर वो पैसे मंगवाने हो वापस, वो पूरे के पूरे आपके UAE या किसी और मुल्क में जहाँ भी हैं वहाँ आ जाएंगे। आ जाएंगे, इसी तरह से अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे भी आप रिपैट्रिएट ये कर सारा सकते कुछ हैं। इमरान खान के दौर में हुआ था, उसी टाइम पर हुआ नया था। पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं, हाँ, ये उसी टाइम पर हुआ था, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने डॉलर टर्म्स के अंदर भी दिया हुआ है और रुपी टर्म में दिया हुआ है, दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, दोनों खोल सकते हैं आप। US डॉलर भी खोल सकते हैं और रुपी भी खोल सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट, हाँ। USD अकाउंट भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, USD, और उसमें आपको ATM कार्ड भी मिल जाता है। और जबकि मैंने नहीं लिया हुआ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती मुझको, लेकिन अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं तो वो पैसे मंगवा सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे US में हो, यूरोप में हो, UAE में हो,
कहीं भी हो आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जी जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इवन 100 दिरहम, अच्छा यूएई में रहते हुए मेरे ख्याल से 700 दिरहम्स हैं जो आप अगर ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान तो विदाउट फ़ीस जाते हैं। विदाउट फीस है, यस। तो इसलिए इतने पैसे आप कर लें कि 700 दिरहम एक साथ भेजेंगे, बगैर पैसों के जाएंगे। वैसे तो लोग बहुत सारे हर महीने बहुत कम पैसे भी भेज रहे होते हैं राइट, राइट। अपनी फैमिली को। मैं कहता हूँ उसको रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भेजें, उसका लेटर ऑन बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आपने जो भी ट्रांजैक्शन रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू की होगी या जब जी। आप पाकिस्तान वापस जाते हैं, आपको कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे कि यार मैंने भेजे ही पाकिस्तान उस चैनल के थ्रू हैं तो वो आए पाकिस्तान से बाहर हैं, तो सही है। वो मसला नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शुरू से देखनी पड़ती हैं। तो जो कम आपकी अगर इनकम कम है तो आपको लाजमी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आप जब उसमें जाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। सही। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 10,000 दिरहम है, आप 10,000 दिरहम को कभी भी एक साथ नहीं लगाएं स्टॉक मार्केट में। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली 500 दिरहम, 1000 दिरहम स्टॉक मार्केट में लगाएं। और अभी मैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। सही है। अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हैं तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर भी करें, यूएई के उस स्टॉक कैटेगरी मार्केट को के भी अंदर। बताएं। हाँ। हाँ, यूएई के स्टॉक मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं। आप यूएस की स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है, इवन जीसीसी और वाइडर रीजन ऐसी जगह है जो आपको रोकता नहीं है कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। राइट। पाकिस्तान में रहते हुए आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पाकिस्तान के अलावा और जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप यूएई की बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। कोविड में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी वो बिल्कुल गिर गई थी यहाँ पर। राइट। वो इतनी गिर गई थी कि आप ये सोचें कि आप जब लोएस्ट बॉटम, आई थिंक। हाँ, लोएस्ट बॉटम, हाँ कह सकते हैं लोएस्ट बॉटम हो गया था अगर yes. आप कंपेयर करें उसको Right. ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको देखें कि जो विला या अपार्टमेंट जो भी प्राइस है, लेट्स से 1 मिलियन का हो गया था, उसकी जब प्राइस अब बढ़ी है तो एट मैक्स 1.5 टू 2.5 मिलियन का हो गया होगा। Right, correct. ठीक है, 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स इस तरह हुआ है एट मैक्स। जी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एमआर के स्टॉक्स को देखेंगे, जो कि एमआर बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी। एमआर के स्टॉक्स ने 2.5 दिरहम्स पर स्टॉक से इस वक्त वो चला गया है ऑलमोस्ट 8 दिरहम, 8.5 दिरहम। वाह। तो किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न दिया है एमआर के स्टॉक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमआर के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ Yes. कि स्टॉक मार्केट किस तरह से आपको रिटर्न देती है। और ना सिर्फ ये रिटर्न्स आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक प्राइस मिला है, जी। बल्कि डिविडेंड्स भी मिले हैं। अच्छा, मैंने शुरू में बोला था कि डिविडेंड्स भी एक चीज़ होते हैं। Yeah. तो जो कंपनीज प्रॉफिट बना रही होती हैं जी। वो बहुत सारे टाइम इस तरह करती हैं कि आपको कुछ पैसे एज अ डिविडेंड, एज एन इन्वेस्टर आपको ट्रांसफर करें। सारी कंपनीज नहीं करती, लेकिन बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो अगर एमआर की बात करें तो एमआर ने, या एप्पल की बात करें तो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड्स पे करती हैं। अब एमआर को एग्जांपल ले लें कि उसने 2 दिरहम के ऊपर जो स्टॉक था उस वक्त भी डिविडेंड दिया, आज वो 8 दिरहम का स्टॉक है, आज भी वो डिविडेंड दे रहा है। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं। एमआर का ही स्टॉक 13 दिरहम का भी जा चुका है ओके। पुराने ज़माने में। तो ये ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे भी आता है। नीचे भी आता है, इसीलिए लेकिन हलाल भी है। इसीलिए हलाल भी है। एग्जैक्टली। तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। और अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं कहता हूँ कि शुरू में स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, कभी भी सारे पैसे ना डालें। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट करें आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये से स्टार्ट करें, महीने के 5,000 रुपये डालें, साल तक देखें चल कैसे रहा है, काम कैसे हो रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को समझने मतलब में लंबी गेम है ये। हाँ लंबी गेम है, फौरन से पैसे नहीं बढ़ जाएंगे। ये बात तो मैं आपको कहता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ये बाय द वे ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो स्टॉक्स की हो, चाहे किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो लंबी गेम है। राइट। अगर आपको पैसे जल्दी बनाने हैं तो एक तो वो गैम्बलिंग से बन सकते हैं, जिसमें आप जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और छक्का लग गया तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। करेक्ट, यस। या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही। मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। आप अपनी जॉब में हैं तो अपने आप को अपस्किल करें। आप अपनी कम सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो जॉब्स अप्लाई करें। आजकल हमने एक पॉडकास्ट पहले भी की थी, उसमें बताया था कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आपको अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके थ्रू आप नई नई जॉब्स देख सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा पैसे बनाने, जल्दी पैसे बनाने,
उसका एक्टिव इनकम से ही हो सकता है काम। उसका ये नहीं हो सकता कि आप ये सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जो आप कह रहे हैं, ये सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके लिए रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, क्रिप्टो में मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता। आप रियलिस्टिकली सोचें कि आप अगर पाकिस्तानी रुपी टर्म में बात करें, अगर आपको 20% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन वो हर साल नहीं मिलता। किसी साल आपको शायद 40% मिल जाए, किसी साल आपको 20% मिल जाए, किसी साल आपको शायद 5% मिले या 0% मिले। इसी तरह से यूएस की स्टॉक मार्केट में बात करेंगे तो एवरेज यूएसडी के अंदर 8% का रिटर्न होता है। किसी साल 4% मिल सकता है, किसी साल आपको 16% मिल सकता है, किसी साल हो सकता है नेगेटिव में हो। लेकिन जब तक आप लॉन्ग टर्म गेन में नहीं करेंगे, हो सकता है एक साल आपका नेगेटिव में चला जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैं नेगेटिव में गया, मैंने वहीं छोड़ दिया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप रुक जाएंगे। आप नुकसान लेकर कंटिन्यूअसली स्मॉल स्केल पे करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। उसका दो फायदे होंगे, एक तो ये कि कंपाउंडिंग होगी, आप जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेंगे और डिविडेंड्स की इनकम को भी आप री इन्वेस्ट कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी आएगा। और दूसरा एक्सपीरियंस भी आएगा, जो कि कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जैसे जैसे अच्छे इन्वेस्टर बनते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी कंपाउंड हो रहा होता है। करेक्ट, यस। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये टेम्परामेंट का गेम होता है। सही। आप कितना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका टेम्परामेंट नहीं होता, या वो सोचते हैं कि यार ये पैसे जीरो हो जाएंगे। जीरो कुछ भी नहीं होता। आप कोविड की एग्जांपल ले लेना, हमें लगता था कि दुनिया खत्म हो गई है, राइट, लेकिन दुनिया नहीं खत्म हुई। फिर वो एग्जांपल एक और किसी ने दी थी कि यार अगर दुनिया ख़त्म ही होनी है तो फिर मेरे पैसे किस काम के आएंगे, तो बेहतर ये मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे जब पैसे हैं ही, वो ख़त्म ही होना है, मुझे भी ख़त्म होना है, तो पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, जब बढ़ेंगे तो बढ़ ही जाएंगे। राइट। तो ये थोड़ा सा आपका माइंड गेम भी होता है। राइट। तो आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे मैं चाहता हूँ आप और एक्सप्लेन करें उनको जिनको ये भी नहीं पता स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स शेयर होते हैं? हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि एक कंपनी है, वो फर्स्ट करें मेरी अपनी कोई कंपनी है, सही है। मैं कोई लेट्स से ये बुक बनाता हूँ। सही है। अब ये मैं बुक बना रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रोडक्शन अब मुझको ऐसा लगता है कि जो ना एक लेवल पे रुक गई है। सही। अब मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए ताकि मेरी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी हो और मेरी जो है वो सेल्स सप्लाई लाइन अच्छी बने। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे पता है बिज़नेस अच्छा है और अगर मैं ये थोड़े पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। राइट। उसके लिए एक तरीका ये है कि मैं कुछ अपने रिलेटिव्स के पास जाऊँ, उनसे पैसे लूँ और उनके थ्रू जो है मैं अपने कर्जा लेकर काम करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े से ज़्यादा पैसे हों और मैं रिलेटिव्स पर रिलाई नहीं करना चाहता, तो हो सकता है मैं अगर अच्छे लेवल पर काम कर रहा हूँ तो मैं एक IPO कर लूँ। IPO का मतलब ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि मैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर जाऊँ और वहाँ पर अपनी फर्म को लिस्ट कर लूँ और बहुत सारे लोग आकर उस मेरे कंपनी के शेयर में ख़रीद लें मेरा शेयर। जब वो ख़रीदना शुरू करेंगे और मैं लिस्ट करूंगा तो मेरे पास पैसे आना शुरू होंगे। जब वो पैसे आएंगे तो फिर मैं अपनी ग्रोथ में काम कर सकता हूँ। तो ये एक जो शेयर आप छपवाते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे करेंसी होता है उस तरह से, राइट? हाँ बिल्कुल। आप जब आप एक कंपनी को लिस्ट करते हैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको हर चीज़ बताना पड़ती है। इसी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जो यहाँ पर RTA है दुबई में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली IPOs पे जा रही है। वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है। जब वो लिस्ट करते हैं तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को उनको पब्लिक करना पड़ता है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब जब ये पार्किंग, आपको पता होगा ये पार्किंग का IPO आया था, जिसके अंदर उन्होंने जो RTA की जो पार्किंग की डोमेन है, सिर्फ और सिर्फ पार्किंग की डोमेन, उन्होंने उसको लिस्ट किया था स्टॉक मार्केट के ऊपर। जब उन्होंने ये लिस्ट किया तो उनको एक एक चीज़ बतानी पड़ी कि भाई ये हमारा ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, ये रेवेन्यू इस तरह से आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो पूरे के पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको नज़र आता है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसमें पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि जो हमारा 30% मेरे ख्याल से रेवेन्यू है वो फाइन से आता है। तो यू कैन इमेजिन कि जो पार्किंग, जो हम दुबई की पार्किंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो फाइन्स का रेवेन्यू है वो 30% उनका अकाउंट करता है टोटल वैल्यू का। तो आपको उनको बताना पड़ा। तो यही चीज़ मैं सुन रहा था, उनकी एक पॉडकास्ट हो रही थी, तो उनके जो CEO था वो आया था, तो उसने कहा कि भाई वो अगर लोग अक्लमंद हो जाएं और फाइन्स पे ना करें, वो मतलब वो उतना आइडिया हो जाए लोगों को, तो उन्होंने बोला देखें हम जो है ना इस बिज़नेस के अंदर पिछले 10-15 साल 20 साल से हैं और हमें पता चल गया कि लोग गलतियां करते हैं। तो गलतियों की बेसिस के ऊपर हमने अपना मॉडल बना लिया, फाइनेंशियल मॉडल है हमारा। और वो फाइन्स का है। अब ये तो पार्किंग की बात थी। इसी तरह से दुबई पुलिस का ट्रैफिक
का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। जब मैं अपनी कंपनी लेके जाऊंगा तो मुझे बताना होगा कि इस बुक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है बनाने में, या कितने खर्चा आ रहा है इसको बनाने में, इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे बताना होंगी। फिर अगर वो जो सामने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आएगा तो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ होती है बेसिकली एक कंपनी के शेयर, और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोथ इसके अंदर हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए शेयर्स अब इसको रीड करना आसान नहीं होता। अच्छा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं ये कह तो रहा हूँ अभी, जैसे कि मैं एप्पल के स्टॉक्स ले लें या कोई और स्टॉक ले लें, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड वे ये है कि वो ETFs लें। अब ETFs क्या होता है? हाँ, ETFs क्या होते हैं? ETFs ले लें या इंडेक्स फंड्स ले लें, ये क्या चीज़ होते हैं? अब फ़र्ज़ करें कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, 100 टॉप की कंपनीज हैं। सही है। आप एक फंड ले लें जो 100 टॉप की कंपनीज हैं, उसके आप एक्सपोजर ले लेंगे। ओके, मतलब ये इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। ओके, अब इसके अंदर टॉप 30 भी हो सकती हैं, टॉप 100 भी हो सकती हैं, टॉप 10 भी हो सकती हैं। उनके डिफरेंट ETFs हो सकते हैं। इतने सारे ETFs नहीं है पाकिस्तान के अंदर। स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, कुछ 3-4 कंपनीज हो सकती हैं, फुल स्टॉक मार्केट हो सकती है। ये चीज़ पाकिस्तान में इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 ETF आपको मेजर मिल जाएंगे, बल्कि शायद ज़्यादा ही मिल जाए। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि बेसिकली वो ETF और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है। मैं अभी टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बेसिक रहते हैं। उसके अंदर दोनों चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अगर चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास टॉप 100 कंपनीज़ हैं, टॉप 10 कंपनीज़ हैं, उसको मैं बग़ैर किसी रिसर्च के मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाऊँगा जो कि कोई बैंक भी ऑफर कर सकता है, कोई ब्रोकरेज हाउस भी ऑफर कर सकता है, बहुत सारी उसकी भी अपनी स्टडीज़ होती हैं। लेकिन जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो अच्छे ब्रॉड मार्केट जिसे कहते हैं ना, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड, यानी कि आप टोटल इकॉनमी को ख़रीद लें। टोटल इकॉनमी का ख़रीदने का मतलब ये कि अगर पाकिस्तान में आपको इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ग्रोथ आगे आने वाली है, जैसे इंडियंस करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं वो सब खरीद लेते हैं, वो चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 1 लाख रुपये हो, चाहे 10 लाख रुपये हो। ETF आप ETF खरीद लें या म्यूचुअल फंड खरीद लें। जब आप ये खरीदते हैं और कॉन्स्टेंटली खरीदते रहते हैं, तो इवेंचुअली मुल्क ऐसी चीज़ नहीं है जो रुक जाएगा। जैसे जापान की एग्जांपल है, वो एक जगह रुक गया था स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन US की स्टॉक मार्केट है वो चलती रही है, पाकिस्तान की इवन स्टॉक मार्केट है वो भी चलती रही है। अच्छा, ग्रोथ मार्केट है। हम कुछ भी कह लें, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, 250 मिलियन मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। दुबई को देख लें, मतलब कराची की पॉपुलेशन जितनी वो एक UAE की पॉपुलेशन है उसकी। यस यस। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता रहता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अगर आप US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप GCC कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप US के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल, बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ US के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक Amazon, Google, Microsoft, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। प्रॉब्लम्स असाइड, मसले जो भी हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं पहुंचती हैं। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये होता है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मेरे जो लोग होते हैं जो करते हैं, मैं कहता हूँ उनको आप एटलीस्ट 10 ईयर्स का होराइजन लें। उससे कम का होराइजन लेंगे, हो सकता है अच्छा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन लंबी गेम है। अगेन, अगर आपको ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो फिर एक्टिव इनकम की तरफ आना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचाना है, यानी कि अपनी महंगाई जो भी हो रही है, आज लेट्स से ब्रेड की प्राइस यहाँ पर बात करें 5 दिरहम है, आज से 3 साल पहले चले आए 3 दिरहम की होगी। तो ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इससे बचना है, तो ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स बचाती हैं। अगर आप पैसों को सिर्फ बैंक अकाउंट में कैश रख लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस पर। वैसे भी हमारे मज़हब में भी ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से है। बाय द वे, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास पैसे होते हैं, आपको उस पर ज़कात देनी है। अगर आपका घर है आप जिसमें आप खुद रह रहे हैं, उस पर आपको ज़कात देनी, उस पर ज़कात नहीं देनी। अगर आप किराए पे कोई चीज़ लेते हैं, वैसे मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर आप कोई किराए पे घर लेते हैं या देते हैं, तो उस किराए के लेट से 1 करोड़ का घर है, तो उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको ज़कात नहीं देनी। आपको जो उसमें से किराया आ रहा है उस पर ज़कात देनी है, अगर निसाब बनता है उसका। सही। क्यों? क्योंकि इस्लाम में जो बात है वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की है।
आपने घर लिया हुआ है, उसको यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी, आपने पैसे रखे हुए हैं, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। सही। इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पैसे लगे हुए होते हैं, ये इसमें कुछ दो राय हो सकती हैं। मैंने जितना सुना है, यहाँ के कुछ मुफ्तियों से भी मेरी बात हुई थी, जी। उन्होंने मुझे बताया था कि हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस पे ये नहीं कह सकते कि फ़र्ज़ करें किसी ने 10,000 दिरहम लगाए हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, साल के एंड के ऊपर 10,000 दिरहम के ऊपर ज़कात देते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस है। आपने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर कितनी इन्वेंट्री है, कितनी नहीं है, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। डायरेक्ट 2.5% का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसकी वजह से फिर कुछ लोगों ने 1% के ऊपर, कुछ लोगों ने 1.5% के ऊपर उसको एक वैल्यू दे दी है। वो अगेन वो आप अपने मसलक के हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट वही है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है। आप पैसों को सिर्फ एक जगह रखते हैं, आप गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं है। इसी वजह से गोल्ड के ऊपर ज़कात होती है। अगर आपके पास कैश मौजूद है तो उस पर ज़कात होती है, आपकी सवारी पर ज़कात नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपका नॉर्मल दुनिया है जिस तरह से, वो भी आपको समझना चाहिए। राइट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आई थिंक अमीर बनो, इस स्टॉक में पैसे लगाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक में पैसे लगाओ और उसको समझो, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 10 साल का तो कम से कम एक प्लान बनाए बंदा, अगर करना है तो। बिल्कुल ऐसी है। 10 साल भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। बिल्कुल, 10 साल बहुत जल्दी गुजरते हैं। हम यूएई में आए हुए 15 साल हो गए। अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताना शुरू करूँ, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, इवन पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, लेट असाइड रियल एस्टेट को, एक बहुत अच्छे ट्विटर के ऊपर एनालिस्ट हैं, आप तो उनका वो काफ़ी अच्छा काम भी है, ब्रोकरेज हाउस भी चला रहे हैं, वो उनसे मेरी पॉडकास्ट हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि आप पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे सिटी में चले जाएं, अच्छे से अच्छी लोकेलिटी में चले जाएं। हमने पूरी रिसर्च की है 10 साल के ऊपर स्टॉक मार्केट, 10 क्या 20 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर, जितने भी टाइम होराइजन है, अनलेस एंड अनटिल कभी कभी होता है ना कि एक स्टॉक एक रियल एस्टेट कोई लोकेलिटी आती है, एकदम से उसकी डबल हो जाती है प्राइस, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में कराची की बात करूं, गुलशन इकबाल का एरिया हो गया, डिफेंस का एरिया हो गया, इस तरह के एरियाज़ हो गए, इसके अंदर जो ओवरऑल 10 साल के ऊपर प्राइसेस बढ़ी हैं, कहीं भी स्टॉक मार्केट ने उनको बीट नहीं किया है। चाहे वो आप उसके किराए को भी इंक्लूड कर लें, सब कुछ इंक्लूड कर लें, उसने बीट नहीं किया है। तो लेकिन वही बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या कैसे करना है। असल में घर या रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको नज़र आ रही होती है। जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको नज़र नहीं आती है। तो लोगों का, और फिर उसमें बटन्स के ऊपर आप सेल और बाय कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोविड में एकदम से पैसे गिर गए, आपने अपना घर बेच दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो इंस्टिंक्ट होती है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है बंदा, और अगर उसको टेम्परामेंट नहीं होता है, स्टॉक्स गिरते हैं, वो कहता है अब मैं बेच देता हूँ। और बेचना बहुत आसान होता है, सेल का बटन दबाएं और बेच दें, और नुकसान आप ले लेंगे। अनलेस एंड अनटिल कंपनी के साथ कोई मेजर मसला हो तो उसको बेचना नहीं चाहिए। तो ये मैं कहूँगा लोगों को स्टार्ट ज़रूर करें, बहुत कम पैसों से स्टार्ट करें। अच्छी बात स्टॉक मार्केट की ये है कि आप 100, अगर आप, मैं पाकिस्तान के टर्म्स में बात करूं, आई थिंक 5,000 रुपये या 10,000 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाता है। तो विच इज़ नथिंग, 100 दिरहम 150 दिरहम की बात कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूएई की स्टॉक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से आपका 1,000 दिरहम 500 दिरहम, मुझे नहीं पता कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे ख्याल से मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो भी करते हैं इन्वेस्ट, हाँ उसके अंदर मिनिमम ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, शायद 10-15 दिरहम के करीब की ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है पर ट्रांजैक्शन, तो वो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट शायद नहीं होती दुबई के अंदर। इसी तरह से यूएस के स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन 500 दिरहम, इवन अगर आप कोई आप सोचें एप्पल का शेयर की वैल्यू आई थिंक कोई $220 है। मैं चाहता हूँ कि एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ 20 दिरहम है, $20 हैं, मैं $20 के शेयर खरीद सकता हूँ, वो फ्रैक्शनल शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत हैं। रियल एस्टेट, बाय द वे रियल एस्टेट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूएई के अंदर रहते हुए आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बारे में मैं भी अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें अगर आप चाहें कि 500 दिरहम आपके पास हैं, आप चाहते हैं कि यूएई की किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दें 500 दिरहम, तो टोकनाइज इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। वो भी आप कर सकते हैं। 500 दिरहम हो गया, 5,000 दिरहम हो गया, 5 लाख दिरहम हो गया। क्या प्लेटफॉर्म है उसके लिए? एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड, दूसरा प्लेटफॉर्म है स्टेक का।
एंड रिलायबल हैं दोनों। हाँ, रिलायबल, इतने रिलायबल हैं कि ठीक है, इनमें आपको प्रॉफिट्स अच्छे उस तरह के नहीं मिलते। अगर आपको खुद लेकर उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी से रेंटल लेंगे, फ़र्ज़ करें आपको रेंटल रिटर्न मिलता है 7%, राइट। अगर इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करेंगे तो आपको शायद 5% का रेंटल रिटर्न मिले। ओके। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें, आपको पता है कि यूएई की स्टॉक, ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, ये ऊपर जाएगी, राइट। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्ट करें, 5,000 दिरहम कर दें, 10,000 दिरहम कर दें, पर्टिकुलर आपको जो एक अपार्टमेंट है, एक विला है, उसके अंदर शेयर मिल जाएगा। अच्छा, Right. आपने पूछा रिलायबल है कि नहीं है, तो जो भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ वो हमेशा उन प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ जो कि DIFC से, DFS से या अबू धाबी के अंदर रेगुलेटेड होते हैं। ओके। जब रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उनका ऑडिट होता है और वो सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही होती हैं। प्रॉपर होती है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं? जी। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली काम ऐसे करते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, सही। वो लिस्ट होती है इनकी वेबसाइट के ऊपर। अब आपके पास फ़र्ज़ करें 10,000 दिरहम है, आपके सही। पास 5,000 दिरहम है, जो भी अमाउंट है आपके पास, मिनिमम शायद 500 दिरहम या 1,000 दिरहम है। ओके। और मैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हो मैं उसी को कहता हूँ एटलीस्ट। तो ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज होते हैं या नहीं, ये रेडी प्रॉपर्टीज होती है, ये रेडी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑफ प्लान पे अभी तक ये लोग नहीं आए। वैसे मैंने इनसे पूछा था तो कह रहे थे ऑफ प्लान पे भी आएंगे, लेकिन अभी तक ये रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो अपार्टमेंट है, जी। इनके पास लिस्ट हुआ हुआ है, ये फंडिंग स्टार्ट करते हैं। जो रिटेल फंड लोग होते हैं वो फंड करना स्टार्ट करते हैं। पहले किसी ज़माने में टाइम लगता था, अब इनके पास इवन 6-7 दिन के अंदर फंड हो जाती है प्रॉपर्टी। वो जब फंड हो जाती है प्रॉपर्टी, उसके बाद ये उसका जो भी पेपर वर्क होता है वो करते हैं और उसको DLD के अंदर रजिस्टर करते हैं। अच्छा, DLD के अंदर रजिस्टर जब आप करते हैं तो टाइटल डीड जो मिलती है वो एक बंदा होगा, 2 बंदे होंगे, मैक्सिमम 3 बंदे होंगे, इससे ज़्यादा का नाम नहीं आता। जबकि यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी मल्टीपल जब आप क्राउड फंडिंग करेंगे तो उसके अंदर 500 लोग भी हो सकते हैं, 300 लोग भी हो सकते हैं। नहीं, टाइटल डीड में नहीं होंगे, यही मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे कि वो SPV क्रिएट करेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब वो SPV होगा, एक डिजिट होगा, वो उस टाइटल डीड के ऊपर वो डिजिट लिखा होगा। ओके। उसको वैलिडेट करने के लिए DIFC का पब्लिक रजिस्टर है, उसमें जाएं, उसमें जाकर उस SPV का नंबर लिखें, आपको अपना नाम नज़र आ जाएगा उसमें। तो ये इस लेवल के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि ये आप स्टॉक्स की तरह डील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने ख़रीदी कोई चीज़, उसको कल आपको लग रहा है कि बेच दूं, तो नहीं बेच सकते आप, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। तो इसका जो बेचने का तरीका है वो ये कि या तो वो जो कंपनीज़ हैं ये इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करें, और सेल उस वक्त होता है जब आप वोटिंग करवाते हैं और सारे इन्वेस्टर्स वोट करते हैं 50% से ऊपर, अगर कहेंगे कि आप सेल कर दें तो वो हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा ये है कि हर 6 महीने बाद इनकी एग्जिट विंडो खुलती है। एग्जिट विंडो में क्या होता है कि आपको ऑप्शन होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करें, भले उसको सेम प्राइस पे ब्रेक इवन पे लिस्ट कर दें, भले उसको लेट्स से 10% इंक्रीज़ करके लिस्ट कर दें, भले उसको 10% डिक्रीज़ करके या 15% डिक्रीज़ करके लिस्ट कर दें। अगर आप थोड़ा सा है कि पैसों की ज़रूरत है तो आप पैसों कम करके भी लिस्ट कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे, अगर कोई बायर मिल जाता है आपको तो आपकी किस्मत है, नहीं मिलता तब आपकी किस्मत है। तो ये वो लोग करें जो इन पैसों को 5 साल के लिए, 4 साल के लिए ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रेंटल रिटर्न भी मिल रहा होता है, महीने का रेंटल रिटर्न भी मिलता है। जब प्रॉपर्टी बिकती है तो उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएट हो चुकी होती है वो आपको रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये आप खुद नहीं कर रहे, तो जो चीज़ भी आप, जितना आप उसके अंदर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, उतना आपका एक्सपेंस बढ़ रहा होता है। तो इसके अंदर भी आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर 7% का रिटर्न आपको ओवरऑल प्रॉपर्टी में मिल रहा है तो हो सकता है इसके अंदर 5% का रिटर्न मिले, लेकिन रिटर्न मिल रहा होता है, आपको रेंटल मिल रहा होता है। साथ साथ वो मसले भी होते हैं, फ़र्ज़ करें टेनेंट के साथ जो मसले होते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि जैसे आपका कोई टेनेंट है, वो छोड़ के जाता है, उसके बाद एक टाइम आता है, 1 महीने आपको कोई नया टेनेंट नहीं मिला, फिर उसके बाद जब मिलता है तो रेनोवेशन की कॉस्ट होती है, वो सारी कॉस्ट भी इसके अंदर आती है। तो ये सारी पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर रहते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जब जितने सारे ये मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जब आप ये करना शुरू करते हैं, ये बहुत आसान नहीं है, ये सारा काम आसान नहीं होता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। और लोगों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से चीज़ें आसान होती हैं, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। आप बहुत सारा काम करते हैं, हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़ों को छोड़ के प्रोडक्टिव चीज़ों पे आ जाएं, हाँ, पैसे बनाएं और फिर पैसों बनाने को गलत ना समझें। फ़ायदा भी हो सकता है, हाँ, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उससे सीखना होगा। और शुरू में जब भी मैं कहता हूँ सबसे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको 1 साल तो लग ही जाएगा उसको सीखने में, समझने में। और 1 साल का टाइम कुछ ज़्यादा नहीं होता। लोग
40 साल की एज तक कुछ नहीं करते और उसके बाद एकदम से जो मैंने यूट्यूब चैनल अपना 41 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था। यस यस सो सीखने की कोई एज नहीं होती है। या एक तो मैं ये आई थिंक कहूँगा इज स्टेट ऑफ माइंड, हाँ स्टेट एज क्या है। हाँ हाँ एज इज जस्ट अ नंबर, या एज इज जस्ट अ नंबर, एग्जैक्टली। और फायदा हो नुकसान हो उससे क्या मतलब, शेर भी है ना कि गिरते हैं शहसवारी हाँ मैदान जंग में, हाँ हाँ वो तो फल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एग्जैक्टली। तो लोग इन्वेस्ट तो करें, कुछ स्टार्ट तो करें, हाँ और फिर जब इश्क हो जाए तो फिर आदमी सीखता ही रहता है। और एग्जैक्टली इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर। एक जो गलती लोग करते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारे के सारे पैसे, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स इस बात को कहता हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई के पैसे, अपने अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए अगले 20 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है फिर स्टॉक मार्केट बेस्ट है। राइट। लेकिन अगर 3 साल बाद बच्चे निकल रहे हैं और यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और उनकी फीस आपको जमा करनी है, कभी भी स्टॉक मार्केट में वो पैसे ना लगाएं। और इसी तरह से आपको कोई घर लेना है, आज से 3 साल बाद का आपका प्लान है कि घर लेना है, उसको मैं पैसे सोच रहा हूँ स्टॉक मार्केट में लगा दूँ, कभी भी ना लगाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म के पैसे होते हैं, आपको नहीं पता कोविड आ जाए, मंकी पॉक्स आजकल चला हुआ है, पता नहीं वो आ जाए, राइट। कुछ हो जाए, मतलब कुछ नहीं पता कि आपको 3-4 साल में क्या होता है। लेकिन जब आप 10 साल 15 साल 20 साल की बात करते हैं, उसमें इवेंचुअली आपके पैसे ग्रो कर सकते हैं। राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम होराइजन पता होना चाहिए उन पैसों का जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। राइट 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 राइट। सो भाई वली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंसाइक्लोपीडिया है, दी नेशनल न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल छपा था। ही इज़ अर्निंग 30,000 प्लस फ्रॉम साइड हसल्स, राइट? साइड हसल्स प्लस सोशल मीडिया, इन्वेस्टमेंट्स, यूट्यूब, सब मिला लें अगर। ये भी पुरानी बात है, अभी तो बढ़ गए होंगे। और अभी सेकंड आपका आर्टिकल आया, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे नेशनल ने ही मुझे दोबारा से रीच आउट किया था। उन्होंने कहा था कि हम यूएई की स्टॉक मार्केट पे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा था ठीक है मैं बता सकता हूँ। तो वो बेसिकली प्रमोशन के लिए था कि स्टॉक्स के अंदर कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो उस चीज़ के ऊपर वो बात। और आपकी वीडियो में देखा मैंने कि आपका कुछ कोड वगैरह भी होता है, उसको लेके अगर यूज़ करें लोग तो उससे हाँ, अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर कुछ रेफरल बोनस मिल सकता है आपको। ओके, वो कोड कहाँ से मिलेंगे? वो आप जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, कोड मिल जाएंगे सारे प्लेटफॉर्म्स के। चलें वली भाई, थैंक यू सो मच। आप जो काम कर रहे हैं, वली आपका नाम है, आप अल्लाह के वली हैं। क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई पैसा कैसे कमाओ। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा सेल्फिश अप्रोच है, पैसे पैसे की क्या बात होती है हर वक्त। हाँ। बट आई नहीं, मैं यही बात करता हूँ कि देखें पैसे की बात, आप जॉब जो कर रहे हैं 9 to 5 वो भी पैसों के लिए कर रहे हैं। राइट। और वो जॉब जब जाएगी अल्लाह ना करे तो भी आप परेशान पैसों के लिए होंगे। राइट। तो वाई नॉट परेशान आप थोड़ा सा पहले से हो जाएं। राइट। और उस परेशानी को मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैनिक में आ जाएं, आप परेशान उस चीज़ में लगे। देखें हम कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, दीन की तरफ होना चाहिए। अगर आप पैसों की तरफ से मुतमईन नहीं होंगे, आपकी फैमिली एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं होगी, तो आप फिर भी परेशान रहेंगे। राइट। और वो परेशानी ज़्यादा ख़राब होगी कंपेयर टू अगर आप वो जो कहते हैं ना कि मैं रोया था, मेरे पास कोरोला थी लेकिन मैं रो रहा था BMW में, तो ज़्यादा मुझे सुकून था। तो मैं वही कहता हूँ कि थोड़ा सा सुकून में रहें। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात कहना फजूल है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस। अच्छा, इस बात को कितना बिलीव करते हैं कि आपके वक्त से पहले नहीं नसीब से ज़्यादा? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और इस बात पे मैं बिल्कुल अपनी लेकिन मेहनत मैं ज़रूर करता हूँ। मेहनत आपको अपनी पूरी करनी चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल, चिड़िया भी निकलती है घोंसले से। हाँ बिल्कुल, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूँ। अभी कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उनके बेटे का एडमिशन नहीं हुआ था कनाडा के अंदर। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी, बच्चे के ग्रेड भी अच्छे थे। मैंने कहा देखो यार, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, आपने जितना करना था कर लिया, उस बच्चे ने भी जितनी मेहनत करनी थी कर ली, आपने किया, नहीं हुआ, आपने सेकंड टाइम भी रीअप्लाई कर दिया। अब कोई सोचने का रीज़न ही नहीं है उसका कि जो ना आपको कुछ करना है। आप जो अगला स्टेप लेना है आप वो लें और पीछे भूल जाएं कि ये कुछ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स आपके बेहतरी के लिए हो रहे होते हैं। सही। तो इसलिए लेकिन मेरा ये पॉइंट यही है, वो जो एक मिसाल भी है ना, आई डोंट नो कि कितनी सही मिसाल है वो, कि वो ऊँटनी को अगर आप बांधना है तो आपको बांधना है, उसको छोड़ नहीं सकते, वरना वो छोड़ के चली जाएगी। वो कोई भी लेके जा सकता है। अगर आपने बांधा नहीं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पूरी मेहनत करें, पूरा अपना टाइम लगाएं, सब कुछ करें। नहीं होता वो, अगर आपने सारा अपना इनपुट दे दिया है और फिर नहीं होता, फिर आप शायद बेहतरी हो उसके अंदर। राइट राइट, सही सही। तो मेरा ये पॉइंट है। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, और आई बिलीव के जो वीडियो में लोग देख रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो आपने बताया कि ये पेशेंस चाहिए, सब्र वाला काम है, तो आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह आपकी एडवाइस से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। मेरे चैनल पे आ जाएं तो देख लें उसके अंदर जी, आपकी इनकी वीडियोस लाजिम देखें, आप बहुत सीखेंगे।
कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। ये सिर्फ लोन वाला बैंक वाला पर्सनल फाइनेंस नहीं है, ये एक पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है बेसिकली, हाँ है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि हाँ। पर्सनल फाइनेंस, मैंने ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जो अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 75,000 दिरहम महीने के कमा रहे हैं और वो उस तरह से सेव नहीं कर पा रहे या इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब ये एक तो ये कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, कभी कभी लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि इतने पैसे भी हो सकते हैं कि 50,000 दिरहम, 75,000 दिरहम, लाख दिरहम लोगों की सैलरीज होती हैं। और ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि गोरे होंगे, इवन पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर, साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट्स पे इस तरह के पैसे मिल रहे होते हैं। जब मिल रहे होते हैं तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा हमारी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन नहीं, वो हमारे दिमाग की लिमिटेशन है, उससे आगे सोचना चाहिए। और उसके बाद फिर अपनी मेहनत करनी चाहिए। और जो इसको एज आई सेड पर्सनल फाइनेंस, ये इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसमें लोन्स भी आते हैं, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं, जिसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल भी आता है। आज आपकी लेट से तनख्वाह 10,000 दिरहम है, कल 20,000 दिरहम हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज आप जिस फ़र्ज़ करें 20,000 दिरहम की गाड़ी चला रहे हैं तो कल जब 20,000 दिरहम सैलरी हो जाएगी तो उसको डबल कर देंगे। आपकी जो गाड़ी सही चल रही है तो उसको चलाने दें। तो ये एक माइंडसेट भी है, ये एक साइकोलॉजी भी है। तो ये हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। घर में किस तरह से काम कर रहे हैं, फैमिली का इम्पोर्टेंट, आपका ऑन बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली अगर अलाइन नहीं है आपकी सोच के साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इन चीज़ों पे बात कर रहा होता हूँ। ठीक है वली भाई, आप पर्सनल फाइनेंस पे भी बात करते हैं, आप रियल एस्टेट पे भी बात करते हैं, आप, मैंने देखा है कि आप इमिग्रेशन पे भी बात करते हैं। तो मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इंटरव्यूज़ किए जिसमें आपने बहुत डिटेल में, मैंने तो आपके पॉडकास्ट आवर्स एंड आवर्स देखा है मैंने। आई थिंक आई एम वन ऑफ दी ह्यूज फैन ऑफ योर्स। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारे वीडियोस में बात की है कि ठीक है यूएई के अंदर अगर आप रहते हैं तो मैक्सिमम अगर आपको गोल्डन वीज़ा भी मिल जाता है तो इट इज़ लाइक नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। तो आई एम आस्किंग एज वली खान, आपने अभी तक यूएई को क्यों प्रेफर्ड किया हुआ है? देखिए मैं साफ सी बात बताऊंगा, मैंने अपनी पहली वीडियोस में बोला हुआ है 2017 में मैंने कनाडा, मैंने पहले आपसे बोला था ना कि एक दफ़ा हो जाता है अपनी पूरी जान लगा देते हैं, फिर नहीं होता, फिर अच्छा मैं आपको चलें स्टोरी बताता हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा नहीं, पहली बात यह कि शुरू में नहीं सोचा कभी भी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। यंग एज में जब बंदा यूएई आता है ना तो टैक्स फ्री सैलरी मिल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपको फील आता है कि यार नहीं, ये परमानेंसी नहीं है और आपको कुछ ना कुछ देखना चाहिए। यही चीज़ मेरे साथ हुआ 2016-17 के अंदर। मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उस वक्त CRS स्कोर होता है, वो जो उनका वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड होता है, 412 थ्रेशोल्ड था। मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया, आइल्स दिया, सब कुछ किया, तो मेरा जो फोर्सिएबल जो स्कोर था वो 445 के करीब बन रहा था। सिर्फ मेरी डिग्री अटेस्ट नहीं हुई थी। डिग्री अटेस्ट हुई, इतने में वहाँ ट्रम्प का कोई इशू आ गया था अमेरिका में, उसकी वजह से सारे लोग कनाडा की तरफ जाना शुरू हो गए। वो स्लोली स्कोर 412 से आई थिंक 450 तक पहुँच गया था। जब मेरा जब सब कुछ हो गया था तो मेरा स्कोर 445 पे बैठा हुआ था और स्कोर 450 पे पहुँच गया था, थ्रेशोल्ड जो था। उसमें भी कुछ स्टोरीज हैं जो मैं लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा मैं, लेकिन 450 पे हो गया था। अब मैंने कहा चलो अब आएगा, कम होगा, कम होना शुरू होगा। वो कम होने की जगह बढ़ना शुरू हो गया था। अच्छा मेरी, क्योंकि वो एज पे भी डिपेंड करता है, तो वो एज जैसी अगला बर्थडे आई तो 445 से 440 हो गया मेरा स्कोर। वहाँ पर वो 450 से 460 पे पहुँच गया। तो ये गैप बढ़ता गया। अच्छा। जब ये हुआ तो मैंने कुछ दिन तो ट्राई की, मैंने कहा ये मैं आइल्स दोबारा दे देता हूँ, तो 5-10 नंबर बढ़ते उस टाइम पर। मैंने और चीज़ें भी ट्राई की लेकिन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैंने कहा यार अब सोचने का टाइम नहीं है, बेकार काम है। फिर कोविड भी हो गया था। उसी टाइम पे मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अच्छा जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब मेरा बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि ये कुछ हो सकता है। मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। उसी टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट्स को भी अच्छा पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट्स किए हमेशा रियल एस्टेट में किए हैं। अनटिल 2018 मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो रियल एस्टेट में किए हैं, जो कि सब कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद से मुझे, जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था तब मुझे समझ में, और यही कनाडा वाला इंसिडेंट भी उसी टाइम पर हुआ था। फिर मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ें भी कर सकते हैं, स्टॉक्स भी होते हैं और भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होते हैं। फिर जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे खुद भी चीज़ें समझ में आई और फिर सोशल मीडिया की पावर समझ में आई मुझको कि क्या क्या आप कर सकते हैं।
फिर उस टाइम पर मुझको ये समझ में आना शुरू हुआ कि आपका आजकल के ज़माने में पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बगैर पासपोर्ट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि मैंने फिर यहाँ, और यूएई आपको एम्पावर करता है। गोल्डन वीज़ा के बाद मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी कंपनी से पूछने की कि मैं क्या काम करूँ क्या ना करूँ, एनओसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक टाइम था जब सोशल मीडिया के ऊपर आपको कंटेंट बनाने के लिए, अगर आपको बनाना है तो आपको लाइसेंस लेने के लिए 20-25 हज़ार दिरहम का खर्चा होता था। आज वो 1500 दिरहम है साल का। तो ये चीज़ें इतना आसान करना शुरू कर दी यूएई ने कि मुझे लगने लगा कि यार यहाँ पर भी आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और इवेंचुअली देखें, कनाडा में भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो सबको पता है कि वहाँ पर भी जॉब्स नहीं है और ये सिचुएशन हालात बहुत ख़राब है। इवन लॉ एंड ऑर्डर के मसले भी हैं जो कि यूएई में नहीं है। पूरी दुनिया, यूएस के अंदर गन कल्चर है। पूरी दुनिया इस वक्त यूएई को, दुबई को स्पेशली एक ब्रांड बना हुआ है, उस तरह से देखती है। और पासपोर्ट तो आपके कबर्ड में रखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली। हाँ, आई थिंक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आई थिंक यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, बट वही बात है कि थोड़ा सा डर तो लगता है कि वीज़ा लगे ना लगे, इश्यूज आ सकते हैं। बट आई थिंक अगर आपका प्रोफाइल हो तो बन जाता है। हाँ, बन जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें ना कि जब आप पैसे बनाना शुरू करते हैं तो ये बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। आपके पास फिर कहीं का पासपोर्ट आप पैसे दे के ले सकते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस तरह से नहीं होता। हाँ, मनी टॉक्स, अगेन मनी टॉक्स, एग्जैक्टली। तो अगर आपको पैसे बनना शुरू हो गए, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कैसे काम करना है, आप एक और पासपोर्ट ले लें, आप कैरेबियन पासपोर्ट ले लें, आप कहीं की रेजिडेंसी ले लें, तो बहुत सारे ऑप्शंस फिर खुलना शुरू हो जाते हैं। सिटीजनशिप विद इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं जो बाय द वे जो बातें करता हूँ, जितनी भी बातें करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, उनका रिलेशन कहीं ना कहीं पैसों से बनता है। लेकिन अब आप सोचें, इमिग्रेशन का रिलेशन पैसों से डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि कैसे पैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते। इसी तरह से रियल एस्टेट ऑफ कोर्स पैसों से ही आती है, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, कैसे गाड़ी लेनी है, कैसे घर को मॉर्गेज करना, ये सारी चीज़ें पैसों से बनती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं बात करता हूँ लेकिन कम वीडियोस बनाता हूँ, वो है प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कम टाइम में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैं इस वक्त हफ्ते की 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरा इंग्लिश चैनल भी है। तो ये काम करना विद 9 to 5 जॉब बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक सिस्टम अपना बनाया है जिसके थ्रू मेरा ये सारे काम चल रहे हैं और पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं। कितने घंटे सोते हैं आप? हाँ, ये एक पॉइंट है। 6 आवर्स एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं सोता मैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा एक मसला है। एंड यू फील कंफर्टेबल? हाँ, मैं अगर मैं किसी दिन 7 आवर्स सो जाऊँ ना, तो आई एम मोर, घबराहट नहीं लगती आपको? नहीं, घबराहट नहीं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि 7 आवर्स मेरे लिए बहुत है। 6 आवर्स ठीक है, 7 आवर्स बहुत है। कभी कभी होता है कि हफ्ते में ज़्यादा काम कर लिया तो फिर भी, क्योंकि मसला ये है कि जब सोलोप्रेन्योर होता है बंदा और यूएई में है तो आपको रिसोर्स हायर करना बहुत मुश्किल है, रिमोट काम करवाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसी का मैंने एक और वर्क अराउंड लिया, मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसके थ्रू मैं बहुत सारे काम करवाता हूँ, उसको पे कर देता हूँ मैं, तो उसकी पॉकेट मनी बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं उससे भी काम ले लेता हूँ, उसको भी, उसका चैनल भी बन गया है, उसको भी सीख गया, वो एडिटिंग वगैरह सीख गया है, उसको कैमरे के ऊपर, ये सोचें कि वो कैमरे पे आने से डरता था, अब वो खुद वीडियोस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें अब आप जब सिस्टम बनाना शुरू करते हैं ना, तो आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं कि कैसे। शुरू में मुश्किल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूएई आपकी प्रेफर्ड चॉइस है, दिस इज द आंसर? मैं एटलीस्ट फॉर नाउ यस, नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी लिविंग इन द यूएई। मेरी जॉब भी है, अगर मैं जॉब छोड़ना चाहूँ तो शायद मैं जॉब भी छोड़ दूँ और सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं सारा अपना उसको करूँ। प्लस पैसिव इनकम भी तो चल रही है ना मेरी साथ में। जो भी काम कर रहा हूँ मैं साथ में एक खास अमाउंट की। यूएई का जो मुझे इस वक्त सबसे बड़ा मसला लगता है वो है हेल्थ केयर। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मसला नहीं है। हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जिस पे बाय द वे गवर्नमेंट काम कर रही है। इस वक्त इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मसला है। जो एल्डरली लोग होते हैं 60 साल से ऊपर की, उनकी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है इंश्योरेंस। अगर आपको यूएई में रिटायर होना है तो आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, लेकिन इस पे यूएई गवर्नमेंट काम कर रही है और आई होप कि बहुत जल्द इसका कोई हल निकलेगा। अगर ये चीज़ सॉल्व हो जाए, मेरे ख्याल से नथिंग कैन स्टॉप एनीबडी टू स्टे इन द यूएई। लाइक नो टैक्सेस, नथिंग। हाँ, एग्जैक्टली। लाइक कॉर्पोरेट टैक्स भी आपका वो भी जो स्टार्ट हुआ है, दैट इज आल्सो नेट प्रॉफिट। असल में लोगों को यही चीज़ समझ नहीं आती है। जो टैक्स की बात आती है ना, लोग कहते हैं कि भाई वहाँ टैक्स दे रहे हैं तो आपको बाहर वो भी तो मिल रहा है ना, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन जो बात आती है ना हायर इनकम टैक्स, जो हायर इनकम कैटेगरी के लोग आते हैं वो यहाँ पर सारे आ रहे होते हैं। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ जो कि मूव कर रहे हैं। $1 मिलियन दिरहम, $1 मिलियन के करीब की उनकी इनकम है साल की। जब
इतनी इनकम उनको यूके में पड़ती है, कनाडा में पड़ती है, तो उनको 40% 50% टैक्स देना पड़ता है या इससे भी ज़्यादा। यहाँ पर वो जीरो टैक्स के ऊपर है, यानी कि उनकी इनकम जो वहाँ 5 लाख लेट्स से डॉलर्स हो गई थी, यहाँ पर दोबारा से $1 मिलियन हो गई है कुछ फीस के साथ। राइट, तो थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट टैक्स शायद वो दें, लेकिन वो सारी चीज़ें भी आप हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ जॉब का होता है। राइट, सिर्फ और सिर्फ जॉब के अंदर जाहिर सी बात है लिमिटेशन होती है। आप उस जॉब के बाद आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता कि आप जब जॉब जाती है तो आपको यहाँ से जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि वो आपकी यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, महंगा मुल्क है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अपना माइंड थोड़ा सा वो क्लोज नेट में आ जाते हैं। इसी वजह से हम जो शुरू में बात भी कर रहे थे कि सोशल मीडिया के आने के बाद जब आप वीडियोस बनाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है दुनिया आपकी सिर्फ और सिर्फ जॉब के अंदर नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ पर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर नहीं है, भी दुनिया है, उसके बाहर भी दुनिया है। बिल्कुल, कितनी फील्ड में लोग क्या क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच वली भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नहीं यार, आपका कंटेंट माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, आपका लिंक्डइन का कंटेंट मुझे आई एंजॉय दैट। तो लोगों को मैं बोलूँगा कि आपको लिंक्डइन में अगर किसी को देखना है कि कैसे ग्रो किया आपने अपनी पर्सनल ब्रांड को मेंटेन करते हुए अपनी कंपनी को भी साथ में लेके चलते हुए, तो दोनों चीज़ें बैलेंस करना आसान नहीं होता। होगा एक पोस्ट अगर मैं डालूँ तो कैसे उस पर कमेंट और कैसे लोग आ रहे होते हैं, और उसका जो ग्राफ जा रहा होता है बिल्कुल ऊपर, क्योंकि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना बिल्ड हो चुका है, और स्पेसिफिक जैसे फील्ड के लोग हैं उसके अंदर, उसमें कोई भी सिंगर डांसर वगैरह नहीं है उसके अंदर जो उस फील्ड के हैं। तो आई थिंक हर बंदा अपनी फील्ड से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नीश पे काम करें। जिस एरिया में आप हैं उस चीज़ पे अगर काम करेंगे तो उतने ज़्यादा लोग, अगर आप आज फर्ज करें कोई बात करते हैं पॉलिटिक्स पे, कल आप स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, परसों कोई दीनी चीज़ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई पर्सनल फाइनेंस पे बात कर लेते हैं, वो खिचड़ी बन जाएगी। आप कभी भी अपनी ऑडियंस नहीं बना पाएंगे। तो ये मैंने जो सीखा है उसमें मैं भी मल्टीपल चीज़ों पे बात करता हूँ, लेकिन होता एक ही एस्पेक्ट है उसके अंदर जो कि एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान का पैसा है। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक जब आपको कभी टाइम मिले फ्यूचर में तो हम एक और करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और सीरीज़ करेंगे इसकी, ताकि लोग और सीखें, क्योंकि आपके पास जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है ये अगर लोगों तक जाएगी और ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो हालात सबके बेहतर होंगे। दुनिया में बहुत गरीबी है, बहुत परेशान हैं लोग बहुत सारी चीज़ों में, तो और गरीबी से निकलने का एक वाहिद ही रास्ता है कि इंसान अपनी एजुकेशन में आए और फिर तालीम से चीज़ों को सीख कर जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करे, अपना नेटवर्क बढ़ाए। यो नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपकी वीडियो में सुना मैंने। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल डेफिनेटली डू अनदर पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।